Hello guys, good morning. Today I will teach you टेंस. टेंस आपके 9th में भी चलता है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी. 10th में अभी जो बच्चे हैं उन्होंने लास्ट टाइम 7th का एग्ज़ाम दिया था, 8th में प्रमोट हो गए, 9th में प्रमोट हो गए. यही हाल 11th वालों का, उन्होंने 10th का बोर्ड का नहीं दिया, 9th का नहीं दिया. 12th वालों के लिए सुकून की बात यह है कि उन्होंने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था. तो 10th टॉपिक है, 9, 10, 11 और 12 सभी के काम आने वाला है. आज से जो हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ग्रामर के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सभी के लिए यूजफुल हो, ऐसी हम योजना प्लानिंग लेके आए हैं. तो देख लेते हैं. 10वीं में भी एक टेंस नाम का टॉपिक है आपके, और वो है 4 नंबर का. टेंस. अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लेते हैं कि ग्रामर का 15 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें एक तो है टेंस. टेंस आपके आएगा 4 मार्क्स का. इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट. जैसे ही टेंस खत्म होगा तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको, रिपोर्टेड स्पीच के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है. और ये जो टॉपिक है आपके 2 मार्क्स का है. इसके बाद में कंजक्शन है, एज वेल एज है, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब भी अपन क्लियर करेंगे. और ये है 3 मार्क्स का टॉपिक. इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस, ये 2 मार्क्स का टॉपिक है. इसके हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पूरे होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप अगले वाले टॉपिक पे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे. पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है आपके. फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस टैग्स, ये पहली बार ऐड किया गया है. 6-7 साल पहले ये टॉपिक चला करता था, 8वीं में बार बार आता था, लेकिन इस बार 10वीं में भी ऐड किया गया है. ये भी है 2 मार्क्स का. तो आप टेंस तो 4 का है, कंजक्शन 3 का है, बाकी सारे 2-2 नंबर के आपके टॉपिक हैं ग्रामर के. इस प्रकार से ये देखिए 8, 3, 11, 4, 15, ये ग्रामर का जो मसाला है वो 15 मार्क्स का है. तो सबसे पहले टेंस को लेके चल रहे हैं, इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी टेंस काम आएगा. और आपके ये जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है, इस पैसिव वॉइस के टॉपिक में भी आपके टेंस काम में आएगा. तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल लें, पेन रख लें, और चाहे वो 9वीं का है, 10वीं का है, 11वीं का है, 12वीं का है, ये सारे टॉपिक आपके इंग्लिश के बेस के लिए भी ठीक है, आपके सिलेबस के लिए भी ठीक है. नाउ वी प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं अपन. सबसे पहले व्हाट इज टेंस. टेंस है क्या? देखिए, टेंस का मतलब होता है काल. एक्चुअली वी हैव टू प्रोसीड ए डायरेक्ट मेथड टू टीच इंग्लिश. इंग्लिश को पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना होता है, जिसमें आप चाहे जैसा भी बोल रहे हैं लेकिन बोलो इंग्लिश टू इंग्लिश. लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम ही है कि हम डायरेक्ट मेथड को नहीं अपना पाते हैं. थोड़ा सा कोई बाएं दाएं बोल दे तो हम उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ढर्रा भी ऐसा ही रहा है कि हमें बार बार हिंदी का इस्तेमाल या उसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं. तो टेंस का मतलब है काल, और काल का मतलब भी 2 होता है, एक तो मृत्यु और समय. लेकिन ये जो मृत्यु वाला नहीं है, ये तो है समय वाला. इट मीन्स कि टेंस डिनोट्स अस टाइम. टेंस हमें समय की जानकारी देते हैं. तो व्हाट इज टेंस? टेंस डिनोट्स अस टाइम. अगला है कि टेंस कौन कौन से होते हैं. अब देखिए, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए. नाम तो कम से कम होना चाहिए. हो सकता है कि 9वीं के बच्चे तो बहुत पुअर है भाई, बहुत पीछे रह गए, क्योंकि वो तो 7वीं कक्षा, 6ठी कक्षा का एग्जाम दे के आए थे, 7वीं 8वीं दोनों में ही प्रमोट हो गए. यही हाल 10वीं का है.
तो अगर आपको नाम याद है तो अच्छी बात है। अब जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है उनको कि सर क्या है, हमें तो आता है, एक बार फिर से स्पेलिंग वगैरह फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और मैं तो सबके हिसाब से लेके चल रहा हूँ, कोई 12वीं का स्टैंडर्ड या 10वीं का नहीं, 9 से लेके 12 है, सभी के लिए है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोटे तौर पे आपके टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट और एक फ्यूचर एक्शन का दे रखा है, तो हम फ्यूचर एक्शन मान लीजिए कि ये 3 भाई है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट का मतलब है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब है भविष्य। प्रेजेंट वर्तमान यानी अभी जो चल रहा है, पास्ट भूतकाल यानी जो बीत गया, पीछे चला गया, और फ्यूचर भविष्य यानी आने वाला। मान लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों ही भाई है। इनके नाम अपन रख लेते हैं टॉम, डिक, हैरी। एक का नाम अपन ने रख लिया टॉम, डिक एंड हैरी। अब मान लीजिए कि प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, पास्ट के भी 4 बच्चे हैं, फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं। अब तीनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे, मान लीजिए ये पहली कक्षा में पढ़ता है, सबसे पहले इनका इंडेफिनिट का जन्म हुआ। अब एक ही क्लास में पढ़े और कोई पुकारे इंडेफिनिट, तो 3 नाम प्रेजेंट सर, प्रेजेंट में 3 नाम एक साथ आएंगे। इसलिए इन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला कि अपने पिता का नाम भी ऐड कर दिया, यानी इंडेफिनिट ने अपने आगे अपने पिता का यानी प्रेजेंट का नाम लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट ने, ये इंडेफिनिट ने पास्ट जो इसका पता है वो नाम लगा दिया। इसी प्रकार से फ्यूचर वाले ने ये जो इंडेफिनिट है फ्यूचर पहले लगा दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब क्लास में अगर इनके रोल नंबर अनाउंस या नाम अनाउंस होगा तो ऐसे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो एक ही अटेंडेंस बोल पाएगा, पास्ट इंडेफिनिट तो एक ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट तो एक ही है। इसी प्रकार से इनकी जो दूसरी संतान हुई कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस। अब यहां भी कंफ्यूजन है, तो सब ने अपने पिता का नाम आगे रख लिया। ये लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से तीसरी संतान परफेक्ट के रूप में हुई, तो ये लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चौथी संतान परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमें नाम याद करने में थोड़ी सी, जैसे कि टॉम का बच्चा है तो टॉम इंडेफिनिट, टॉम कंटिन्यूअस, टॉम परफेक्ट, इसी प्रकार से प्रेजेंट मान लिया तो आप कैसे भी मान सकते हो। तो कम से कम सबसे पहले 12 नाम हमें याद होने चाहिए। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नाम आपने याद कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 भाई, 4 संतान, 4 3 12, कुल मिला के 12 टेंस हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। चूंकि आप टेंस पे चल रहे हो तो बहुत सी चीजें आएंगी जो बीच बीच में मुझे बोलना पड़ेगा। मैं सेंटेंस बोलूंगा तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं सब्जेक्ट बोलूंगा, मैं वर्ब बोलूंगा, ऑब्जेक्ट बोलूंगा। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके लिए यूजफुल है, वो मैं आगे बढ़ने से पहले यही क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे। अब ये नहीं कि टेंस स्टार्ट कर दिया तो मैं एक साथ लगा रहा हूं और आप नहीं, छोटे छोटे जो टर्म्स आपके लिए यूजफुल हैं अभी क्लियर कर लीजिए। चलते हैं
देखिए लेटर, व्हाट इज लेटर? स्कूल में आपने पॉइंट तो बोली होगी, सुनी होगी, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। यानी इंग्लिश के अंदर सबसे जो छोटी यूनिट है वो लेटर है। चींटी से अणु, लेटर से फिर वर्ड, और वर्ड से फिर सेंटेंस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। मैं बार बार टेंस बोलूं तो वो मैं काल की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। सेंटेंस बोलूं तो वो अलग होगा। सबसे पहले चलते हैं लेटर पे। लेटर इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स। इंग्लिश के अंदर 26 अक्षर होते हैं। ए से लेके जेड तक काउंट कर लीजिए भैया, 26 होते हैं। आउट ऑफ 26, 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। इसमें जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, एंड 5 लेटर्स आर वॉवेल्स। टोटल 26 लेटर्स, 26 में से आपके 21 है कॉन्सोनेंट्स हो गए, व्यंजन हो गए, और 5 लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो हैं वो तो हैं आपके वोवेल्स, और बाकी जो बच गया, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, जी, एच, आई इधर आ गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ उधर आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू इधर आ गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये टोटल के टोटल 21 है, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, और वोवेल्स मैंने आपको बता ही दिए। जब आप आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो हमने सीधा सा है कि जो शब्द होता है उसके पहले अपन देखते हैं कि जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, उसमें कहीं ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है तो हम एन का यूज करते हैं, वहां पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। ये जो ए, ई, आई, ओ, यू जो है, इसकी विस्तार चर्चा हम कभी किसी और टॉपिक में कर पाएंगे। ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, एक्चुअली एन का यूज करने के लिए हमें ये हिंदी के स्वर ध्यान में रखने होते हैं। ए, इट मीन्स कि हिंदी का जो ए स्वर है उसको ध्यान में रखना होता है। ई, आई, आ, ओ, और ये जो यू है यानी ऊ, इट मीन्स कि ये हिंदी के जो स्वर है वहां से कोई स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज करते हैं, लेकिन हम रट्टा मार लेते हैं कि ए, आई, ओ, यू। अब यूनियन होता है, एक मिनट होल्ड करेंगे। अपन चल रहे थे लेटर पे। तो मैंने आपको बताया देयर आर 26 लेटर्स, 21 है वो कॉन्सोनेंट है, 5 वोवेल्स है, और ये जो 5 है ए, ई, आई, ओ, यू जो है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हिंदी के जो स्वर होते हैं ए, आ, ई, उसके अकॉर्डिंगली हमें एन यूज करना होता है। यूनियन की बात कर रहा था मैं, यूनियन। अब यूनियन ये से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होता है, इस यू को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ तो देखते हैं कि ऊ आ रहा है, तो अब जैसे एक है अम्ब्रेला, अब यहाँ अम्ब्रेला के पहले एन का यूज होता है, तो यहाँ ये यू नोटिस नहीं है, अम्ब्रेला ए
यहाँ जो ए यानी हिंदी का स्वर आ रहा है इसलिए हमने एन, तो आर्टिकल का टॉपिक हम फिर कभी देखेंगे। तो लेटर, बार बार मैं लेटर बोलूं, 26 लेटर्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट है, 5 आपके वोवेल्स होते हैं। लेटर से फिर बनते हैं वर्ड, यानी सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है। ये तीनों लेटर है, लेकिन तीनों लेटर मिल गए तो सी ए टी कैट एक वर्ड बन गया। तो अक्षर से बनते हैं शब्द। अब सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य। कई शब्द मिलके, कई वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस को निर्माण करते हैं। कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। ये सारे शब्द मिलके आपके एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। सेंटेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा हम आगे कर पाएंगे। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि बार बार जब मैं बोलूं टेंस और सेंटेंस तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेंस बोलूं तो इट मीन्स टेंस बोलूं इसका मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं टेंस बोलूं तो। और सेंटेंस जब मैं बोलूं तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, या फिर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अफर्मेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस। मैं बीच बीच में आपसे ये बोल सकता हूं कि सेंटेंस है किस टाइप के, तो टेंस का टाइप वो अलग है, सेंटेंस अलग चीज है। सेंटेंस की बात करूंगा बार बार, जैसे मैं 12 के 12 टेंस बताऊंगा, सेंटेंस है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बार बार रिपीट करूंगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ऑटोमेटिक ही हाँ है। मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, इट मीन्स क्या हामी है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, नॉट नहीं, तो वहाँ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब कि कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचात्मक। चौथा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन और नेगेटिव का मतलब हो गया नॉट, यानी उसमें नहीं भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, क्या मैं नहीं देख रहा हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का जिक्र मैं बार बार करूंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए बार बार जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को आप देख लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पैसिव वॉइस में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगा। इन मेकिंग सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो ये बार बार टर्म्स यूज होते हैं। हालांकि 6ठी 7वीं के अंदर ही हमें क्लियर कर लेना होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई। जो मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने सबको पहले क्लियर कर रखा है, तो उनको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा 5 मिनट केयरफुली देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फॉर्म, टाइप्स, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अपन घर पे बोलते हैं कि हमारे घर में तो कर्ता धर्ता यही है, यानी सब कुछ करने वाला यही है। डू का मतलब होता है करना और डूअर का मतलब होता है करने वाला। ये जो डू यानी करना, डूअर यानी करने वाला, और करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में उसी का नाम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इट मीन्स डूअर। डूअर का मतलब कोई काम करने वाला।
आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम कौन कर रहे है, तुम, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम। रानी खेल रही है, खेलने का काम कौन कर रही है, रानी, रानी इज प्लेइंग, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, रानी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, वही करता होता है, वही डूअर होता है। इसके बाद में आपके एक टर्म आया वर्ब। हर टेंस में मैं बार बार वर्ब बोलूंगा। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, द काइंड ऑफ एक्शन। आपने हिंदी में अच्छे से रट्टा मारा था कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी जो एक्शन होता है वो क्रिया होती है, वो आपकी वर्ब होती है। हिंदी में आपने अच्छे से रट्टा मार रखा है, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, उठना, बैठना, लेना, देना, वही है गो, कम, टेक, ब्रिंग, यही तो आपकी वर्ब है। अच्छा, जब आप वर्ब पढ़ोगे तो उसके बाद में टाइप्स और फॉर्म्स दो टर्म्स है कि वर्ब के फॉर्म्स, इट मीन्स कि मैं फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं या फिर सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूं या फिर थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। अब यहां क्लियर हो गया कि वर्ब के तीन रूप होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि हमें टेंस में यूज करना होता है कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से वर्ब के टाइप्स भी होते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अब नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स कि सकर्मक यानी कर्म सहित, और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट को टैग करती है, ऑब्जेक्ट को लेती है, वो होती है ट्रांजिटिव। और अकर्मक यानी कर्म रहित, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आपके नहीं होता है। तो जिस सेंटेंस में आपके वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, इट मीन्स कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स कि वो वर्ब आपके इंट्रांजिटिव है। इसकी विस्तार चर्चा शायद हम बाद में कर पाए। एक दो सेंटेंस में बना के बताता हूं आपको। आई ड्रिंक मिल्क, मैं पीता हूं क्या, दूध। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब किस टाइप की हुई, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। द बर्ड्स फ्लाई, आगे और भी हो सकता है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इतना ही लिख देता हूं, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब ये द बर्ड्स तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इस सेंटेंस को आगे बढ़ा देता हूं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये नोट कर दिया मैंने कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब थोड़ा और बढ़ गया, पक्षी उड़ते हैं कहां, आकाश में। कहां, आकाश में, इन द स्काई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो इन द स्काई है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां होता है और एडवर्ब कहां होती है। तो सीधी सी बात है, जब आपके मन में क्वेश्चन आए क्या और किसे, व्हाट एंड टू whom, क्या और किसे, जब आपके मन में प्रश्न आए क्या और किसे और उसका उत्तर हो, वो तो होता है ऑब्जेक्ट। और मन में जरूरी नहीं है कि क्या और किसे ही प्रश्न आए, मन में तो ये भी प्रश्न आ सकता है कहाँ, कितने, कब, क्यों, कैसे, ये सब भी हो सकता है। यानी व्हाट और whom ये जरूरी नहीं है। आपका मन में क्वेश्चन तो व्हेन का भी हो सकता है, वेयर का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, हाउ का भी हो सकता है, हाउ मेनी का भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए आई ड्रिंक मिल्क, मैं पीता हूँ,
अब यहाँ क्या है, क्या, मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ, दूध पीता हूँ, तो क्या का उत्तर मिला ना। जो क्या का उत्तर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए या मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड यू, आई स्लैप्ड यू। मैंने थप्पड़ मारा, किसे, तुम्हें, किसे, तुम्हें, किसे, टू हुम, किसे, तुम्हें। तो किसे का उत्तर मिल गया तो भी ये ऑब्जेक्ट है, और क्या का उत्तर मिल गया तो भी ऑब्जेक्ट है। तो आपके मन में प्रश्न आए क्या और किसे, और उसका जो रिप्लाई होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। इस बार क्या और किसे में से प्रश्न नहीं है अपने मन के अंदर, अपने मन में आ रहा है पक्षी उड़ते हैं कहाँ, आकाश में, कहाँ, आकाश में। तो क्या और किसे के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है और उसका जो रिप्लाई है वो आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स कि वर्ब कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव। यहाँ क्लियर कर लिया था कि वर्ब 2 टाइप की होती है, एक तो ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। क्लियर। तो फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और टाइप्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहां बता दिए हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, लेकिन जब आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें कहते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे चल रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट, जब आपके एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए माई अंकल gave me gift, माई अंकल गेव मी ए गिफ्ट। माई अंकल आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव। मी, मेरे चाचा ने दिया मुझे, किसे, मुझे, किसे, मुझे, टू हूम, मी, किसे, मुझे, तो ऑब्जेक्ट है। ए गिफ्ट, मेरे चाचा ने मुझे दिया, क्या दिया, ए गिफ्ट, क्या, ए गिफ्ट, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो क्या का उत्तर है और ये किसे का उत्तर है। एक सेंटेंस में एडवर्ब भी बहुत सारी हो सकती है, यहां 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। जब आपके सेंटेंस में, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के अंदर आपके काम आएगा, जब आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो तो हम इस प्रकार से डिसाइड करते हैं, वन ऑफ देम इज डायरेक्ट एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट, कि एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। अब आप ये कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि विच वन इज डायरेक्ट एंड विच वन इज इनडायरेक्ट, कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। एक मी है और एक ए गिफ्ट है। अब मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मेरे चाचा ने मुझे दिया, और इतना बोल के मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं, तो सबकी क्यूरियोसिटी रहेगी, उत्सुकता रहेगी कि सर को क्या मिला, चाचा ने क्या दिया। आप भी अगर मैं फेस टू फेस हूं तो आप पूछोगे कि सर बताओ ना क्या दिया, क्योंकि जब तक क्या का आंसर नहीं मिलेगा आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मी को ड्रॉप कर दूं, मैं ये बोलूं कि मेरे चाचा ने घड़ी दी या मेरे चाचा ने उपहार दिया, तो फिर ये नहीं पूछेंगे आप कि किसे दिया। इट मीन्स कि किसे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या वाला इंपॉर्टेंट है। तो जहां आपका क्या की तृप्ति हो रही है, क्या का रिप्लाई मिल रहा है, वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहां किसे वाला है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपके डबल ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्या का उत्तर मिल जाए वो तो होता है डायरेक्ट, और किसे का उत्तर होता है वो होता है आपके इनडायरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब का टॉपिक बहुत बड़ा है। आपके स्माइल के अंतर्गत एक क्लॉज का टॉपिक चल रहा है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी चल रहा है और एडवर्ब भी चल रहा है। लेकिन आपके सेंटेंस में 2 चीज पूछी जाती है, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और एक सेंटेंस पैटर्न होता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वो सब डिटरमाइन होते हैं, और सेंटेंस पैटर्न में है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट है वो तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं बार बार बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आपके सेंटेंस में दो तरीके होते हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पूछता है कि भाई नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है। दूसरा सेंटेंस पैटर्न में पूछता है। तो सेंटेंस पैटर्न, अभी जो मैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं सेंटेंस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। और जब मैं नाउन, प्रोनाउन की बात करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। तो एडवर्ब, एडवर्ब का टॉपिक चल रहा है, बहुत लंबा है। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट वाला तो क्या और किसे। इसके अलावा मन में क्वेश्चन आ गया व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कहाँ, कैसे, कब, कितने, तो वो जो उत्तर होता है वो आपके एडवर्ब ही होती है। अब देखिए नाउन, व्हाट इज नाउन। नाउन तो आपने अच्छे से रट्टा मार रखा है। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन, सीता, गीता, राम। पर्सन, प्लेस, प्लेस का मतलब ढानन है, रामसी शहर है, रामगढ़ है, राजस्थान है, जयपुर है, सिक्कर है, भरतपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, अमेरिका है, ये सब प्लेस हो गए। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति। ये पेन, ये थिंग है, तो क्या है? नाउन। शर्ट, बटन, कैमरा, बोर्ड, फैन, सब के सब, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। संसार में हर वस्तु नाउन ही है। आपके आसपास की दुनिया में आपके पास लाखों नाउन मिल जाएगी। यहाँ से हेयर से लेके नोज तक, बटन से लेके शर्ट तक, घड़ी से लेके सेल तक, चेन तक, सारी की सारी नाउन ही है। ये रिबन नाउन है, पॉकेट नाउन है, और चीजें निकालते जो हर चीज नाउन ही है। ये लीजिए नाउन। फिर है प्रोनाउन। आपने सर्वनाम को भी अच्छे से याद कर रखा होगा कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के प्लेस पे जो चीज आती है वो प्रोनाउन होती है। राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछूं, सेंटेंस पैटर्न की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं कि स्पीच के जो पार्ट होते हैं उसमें बताओ कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, तो वहां आप बोलोगे ये नाउन है, संज्ञा है। राम इज ए गुड बॉय, ही कम्स रेगुलरली, कि वह रोजाना आता है। अब वह कौन? राम। ये था नाउन। नाउन की जगह दूसरा शब्द आया तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम करते हैं। तो राम की जगह ये ही आ गया तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भी टॉपिक आपके चल रहा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। टॉल है, फैट है, ब्यूटीफुल है, नाइस है, लॉन्ग है, ये जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, उनकी फीचर्स को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देर आर 3 persons इन इंग्लिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस के टाइम में भी ये काम आएगा, पैसिव वॉइस के काम में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काम में आएगा। देर आर 3 persons इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकेंड कौन सा होता है और थर्ड कौन सा होता है? अब देखिए, छोटी क्लास में जाइए और वहां पूछिए कि बच्चों मैं लड्डू दे रहा हूं, लड्डू कौन लेगा? तो बच्चे कहेंगे मैं। यानी व्यक्ति खुद को प्रीफर करता है, यानी फर्स्ट, पहले नंबर पे अपने आप को स्थान देता है। मैं बोल दूं मैं टूर पे जा रहा हूं, आ जाओ, बस में चलते हैं, खिड़की के पास एक को बिठा दूंगा, सब चिल्लाएंगे मेरे को, मैं। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है और आई का प्लूरल वी, यानी आई और वी जो है, आई और वी जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब सेकेंड पर्सन मैं कह दूं भाई
कि दो लोगों को लड्डू मिलेंगे, आप डिसाइड कर लो, तो सब ऐसे करेंगे, पहले मैं और फिर तू ले लेना, पहले मैं फिर तू, क्योंकि एक नंबर पे तो खुद को प्रीफर करता है। इसी प्रकार से मैं सीट का करूं कि टूर पे चल रहे हैं, 2 सीट है, तो आपस में डिसाइड कर लो, तो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ विंडो वाली सीट पे मैं बैठ जाऊंगा, तू पास में बैठ जाना, मैं तू मैं तू। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकेंड पर्सन हमेशा यू होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकेंड पर्सन यू, और बाकी जितने भी बच गए, अब सीधा सा तरीका है, आई और वी और यू इतना याद हो गया, फर्स्ट और सेकेंड हो गया, बाकी जो भी बच गया सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, दे हो, स्कूल हो, काऊ हो, डंकी हो, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, एक्सेप्ट आई वी एंड यू, सिवाय आई वी और यू के। आई वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, बाकी सारे के सारे थर्ड पर्सन। क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आना है, सेकंड के साथ क्या आना है, या फिर एस या ईएस का यूज कहाँ होना है, तो वहां बार बार मैं ये टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेना। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और बाकी सारे थर्ड पर्सन। आगे बढ़ते हैं, केस की बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। ये टेबल आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी, पैसिव में भी काम आएगी, और सेंटेंस मेकिंग में भी आपके काम आती है। कारक की बात कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एक टेबल बनाई है अपन ने, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई और वी आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन की टेबल हो गई यू, हाँ जी, केस में आ गए अपन। सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और बाकी जितने बच गए वो थर्ड पर्सन है। अब इसकी टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। आई माई मी, मैं मेरा मुझे, वी अवर एस, हम हमारा हमें, यू योवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, ही हिज हिम, ये जो ही की लाइन है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, वह उसका उसे, और सी हर हर, वह उसका उसे, ये फीमेल की लाइन है यानी स्त्री की लाइन है। ही हिज हिम, वह उसका उसे, सी हर हर, वह उसका उसे, दे देयर देम, वे उनका उन्हें, इट इट्स इट, यह इसका इसे। ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ये जो सब्जेक्टिव केस के जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना। पूछ ले इनमें से कोई शब्द आए प्रोनाउन और इनमें से कोई हो तो ये सारी प्रोनाउन की ही टेबल है, सब्जेक्टिव केस की टेबल है। आपसे पूछ सकता है जैसे मान लो ही है और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है। यहाँ पे आपसे पूछ ले वी का ऑब्जेक्ट क्या है, वी का ऑब्जेक्ट एस है। तो सब्जेक्टिव केस की ये टेबल हो गई। पूरी टेबल आपको याद रखना है। आई माई मी, वी अवर एस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। ओके। पजेसिव केस में ये जितने भी शब्द हैं
ये सारे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कभी एडजेक्टिव का टॉपिक बताऊंगा तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। ये जितने भी शब्द हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एस और इसका सब्जेक्ट ढूंढना है तो ये लो वी। तो ये टेबल याद होगी तो ही आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जा पाओगे। आई माई मी वी अवर अस यू योर यू ही हिज हिम सी हर हर दे देयर देम इट इट्स इट। आगे बढ़ते हैं। टेंस के नंबर डाल दिए। प्रेजेंट के 4 है तो 1 2 3 4, पास्ट के 4 है तो 1 2 3 4 और फ्यूचर के 4 है तो 1 2 3 4। अब ये तो नंबर हो गए, ये टेंस हो गए आपके नाम। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। PRESENT प्रेजेंट, इंडेफिनिट की INDEFINITE। तो यहाँ पे याद हो गया तो आप पास्ट कंटिन्यूअस की भी आसानी से पास्ट इंडेफिनिट की कर सकते हो, इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट की भी कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस याद हो गया तो आप यहाँ भी कंटिन्यूअस याद कर पाओगे और यहाँ पे भी, यानी कंटिन्यू 1 से 4 1 से 4 1 से 4 चल रहा है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये 3 स्पेलिंग आप याद कर लो। बाकी यहाँ 4 हो गई तो यही 4 आगे आनी है, फिर उसके आगे आनी है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में PRE होता है और परफेक्ट में PER होता है। ये देखिए PER और प्रेजेंट में PRE। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट है वो गलत कर जाते हैं, CONTINUOUS। अब आगे बढ़ते हैं कि हर टेंस की पहचान क्या है। देखिए प्रेजेंट जहां पे भी है वहां पे मैं है जरूर बोलूंगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है ते है ती है। कंटिन्यूअस जहां पे आ गया वहां रहा और प्रेजेंट का मतलब है। अब देखिए कंटिन्यूअस जहां है वहां मैं रहा लिख देता हूं, जैसे पास्ट के यहां आया था तो मैं रहा लिख रहा हूं और फ्यूचर में आया था रहा कंटिन्यूअस तो ये भी कर देता हूं। इसी प्रकार से प्रेजेंट के चौथे में भी कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी रहा लिख देता हूं मैं। इसी प्रकार से पास्ट के चौथे में भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी रहा लिख देता हूं। इसी प्रकार से फ्यूचर के चौथे में कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी रहा लिख देता हूं। अब प्रेजेंट पे चल रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब है तो चारों जगह ही मैं है तो पहले ही लिख देता हूं। ये लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है चुके है चुकी है, मैं खाना खा चुका हूं मैं खाना खा चुका हूं। इसी लाइन को मैं ऐसे भी इलेबोरेट कर सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैंने खाना खा लिया है। मैं पढ़ा चुका हूं मैंने पढ़ा लिया है। मैं गाना गा चुका हूं यानी मैंने गाना गा लिया है। तो चुका है चुके है चुकी है, लिया है लिए है ली है, गाया है गाए है गाई है, या फिर खाया है खाए है खाई है, पिया है पिए है पी है, तो ये भी हो सकता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए दो जगह रहा है आ गया, रहा है रहे है रही है, तो फिर अंतर क्या रहा। जो चौथा टेंस होता है इसमें रहा है रहे है रही है प्लस टाइम आता है। तो इसी प्रकार से पास्ट के चौथे में भी क्या आएगा, टाइम आएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर के चौथे में भी क्या आएगा, टाइम आएगा। और ये जो टाइम की बात कर रहा हूं मैं, सिंस और फॉर लगा के आपको टाइम ऐड करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट आईए, एक गाना है आइए आपका इंतजार था, आगे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आइए ही ध्यान में रखना है। आईए। मैं जयपुर गया, लास्ट में जो ध्वनि आई जयपुर गया तो आ। सीमा जयपुर गई, ई। हम जयपुर गए, हमने खाना खाया, आ ई ए। इस प्रकार की ध्वनि आए तो वो आपके पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब कंटिन्यूअस का मतलब रहा है, पास्ट का मतलब था थे थी होता है, तो ये हो गया रहा था रहे थे रही थी। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट चुका था चुके थे चुकी थी, या फिर ये भी हो सकता है लिया था लिए थे ली थी, गया था गए थे गई थी। मैंने खाना खा लिया था, इट मीन्स कि मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ चुका है चुके है चुकी है और यहाँ चुका था चुके थे चुकी थी। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में आपका हो जाएगा चुके होंगे,
पास्ट परफेक्ट का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो रहा तो कंटिन्यूअस के लिए आ गया, और ये चौथा टेंस है तो टाइम आ गया, और इसमें था थे थी होता ही है, रहा था रहे थे रही थी प्लस टाइम, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है गा गे गी, मैं गाना गाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा रहा रहे रही गा गे गी, रहा होगा रहे होंगे, ये सब। और इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा रहे होंगे प्लस टाइम। देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ते है ती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रहे रही है, परफेक्ट में चुका है चुके है चुकी है, लिया है लिए है ली है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कंटिन्यूअस वाला ही फॉर्मूला है, बस टाइम और ऐड करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के चार, इसमें थोड़ा सा आईए का एक फॉर्मूला अलग याद रख लीजिए, बाकी सेम है। इसमें है तो इसमें था थे थी, और इसमें गा गे गी, और बाकी कुछ नहीं है, सारे के सारे सेम है। अब हम देखते हैं कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर होती है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब चौथे टेंस में आप जाओ तो आपको बीन लगाना पड़ता है, यानी हैज बीन और हैव बीन। इसी प्रकार से जैसे पास्ट की परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे और चौथे में जाएंगे तो वहां बीन ऐड कर देंगे। तो डू डज इज एम आर हैज हैव, और यहाँ पे बीन लगा दिया, यानी हैज बीन और हैव बीन होती है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट की डिड, पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज और वर, पास्ट परफेक्ट की हैड होती है। चौथे में जा रहे हैं तो बीन लगा देंगे तो हैड बीन हो जाएगा। इसको भी मैं प्रिंटेड मटेरियल में लेके आ जाऊंगा जिससे आपको दिखने में सहूलियत रहे। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाओगे शैल बी विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो शैल हैव, विल हैव, और चौथे टेंस में जाते हैं तो बीन लगाते हैं, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब जहां जहां 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब है तो हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मन मर्जी से तो हम नहीं लगा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना ध्यान रख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और चौथे में जा रहे हैं तो बीन लगा दो हैज बीन हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट में डिड है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर है, पास्ट परफेक्ट में हैड है, चौथे में जा रहे हैं तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बहुत शैल और विल का फॉर्मूला काम करेगा, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब देखते हैं कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का कौन सा फॉर्म यहां इस्तेमाल होता है। एक टेंस समझ में आ गया तो आप आसानी से कर पाओगे। ये वर्ब का मैं आपको बता रहा हूं, और स्पेशल पूरा होने के बाद में कि खास बात किसमें क्या है वो लास्ट में बता दी जाएगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। परफेक्ट के अंदर हर टेंस के तीसरे टेंस में, हर टेंस के तीसरे टेंस में, यानी प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का तीसरा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 3 हो गया। अब चौथा, जहां कंटिन्यूअस है वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ये लीजिए, वर्ब की चौथे के अंदर वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
यहां पे देखिए ये डिड कहाँ आएगा, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव वो लास्ट में बात बताई जाएगी आपको। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस है तो यहाँ जो ऊपर फॉर्मूला लगा था वही नीचे लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट का तीसरा है तो वर्ब की भी तीसरी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस शब्द आ गया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट आ गया यानी फ्यूचर का तीसरा टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस शब्द आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी पहचान ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। और मैं और अच्छे से इसको प्रिंट करके कल फिर से डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वर्ब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म। 8 जगह मैंने टिक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक ये पास्ट इंडेफिनिट बच गया, इसको अलग साइड में रख लो कि सेकंड फॉर्म लगा देता हूं मैं, 1 मिनट। अब 9 हो गए, बच्चे कितने, 3 कौन से, हर टेंस का तीसरा टेंस है तो वहां थर्ड फॉर्म है। ये लो जी, सीधा सा फॉर्मूला है। अब आईएनजी वाला फॉर्मूला कि जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां आईएनजी आएगा। 12 में से कंटिन्यूअस कितनी जगह आएगा, 6 जगह आएगा। प्रेजेंट में 2 जगह आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आईएनजी आएगा उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। इसी प्रकार से पास्ट में 2 जगह आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर दूसरा टेंस कंटिन्यूअस का है, पहला छोड़ दो, ये दूसरा कंटिन्यूअस का, ये छोड़ दो, दूसरा कंटिन्यूअस का, ये छोड़ दो, दूसरा कंटिन्यूअस का, ये छोड़ दो, दूसरा, हर दूसरा टेंस। तो 12 में से 6 टेंस हो गए जहां कंटिन्यूअस आएगा, 6 जगह हो गए तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी 6 जगह ही आएगी। अब स्पेशल जो चीजें रह गई है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहीं इसको स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा और बता देते हैं। अब देखिए 12 टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट में पहचान किया आ ई ए और वहां लिखा V2 कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव चलो ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक है, कल ही कर पाएंगे। थैंक यू।